नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 6 जुलाई 2026 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज देखो तीन इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों द हिंदू के हैं। सबसे पहला सिटीजनशिप से संबंधित है पहला आर्टिकल। फिर दूसरा आर्टिकल जापान की प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आई तो जापान और इंडिया रिलेशन से संबंधित है। तीसरा आर्टिकल एशियाटिक लायन से संबंधित है, एशियाटिक लायंस को कैसे बचाया जा सकता है। ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी डेली। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सिटीजनशिप प्रूफ से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। द हिंदू का ये आर्टिकल है सिटीजनशिप प्रूफ से संबंधित। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो ये है 24 जून की बात है, 24 जून 2026। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ना काफी हैरानी वाला स्टेटमेंट दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कहती है कि इंडियन पासपोर्ट जो है वो एक सिर्फ ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आम लोग जो हैं, आम जनता परेशान हो गई। अगर देखो इवन पासपोर्ट भी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है तो फिर क्या है? देखो टेक्निकली ना इंडियन लॉ के अंडर एक्सेप्शनल केसेस में ना नॉन सिटीजन्स को पासपोर्ट जो है वो मिल सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे, लेकिन नॉर्मली पासपोर्ट बिना सिटीजनशिप के नहीं बनता। इसलिए देखो इस स्टेटमेंट को ना आर्टिकल ने रेड हेरिंग करार दिया, मतलब मुद्दे से भटकाने वाली बात। लेकिन देखो आप ना इस पूरे इशू का एक बार बैकग्राउंड समझो। ये जो सरकार का स्टेटमेंट है ना कि पासपोर्ट जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, ये स्टेटमेंट आसमान से नहीं टपकी। इसके पीछे एक पूरा कंटेक्स्ट है। बिहार में ना, बिहार में सर हुआ था। सर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब जो इलेक्टोरल रोल है, वोटर लिस्ट जो है उसे अपडेट किया जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में। तो ना उस समय यह मुद्दा उठा कि क्या इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि कौन देश का नागरिक है कौन नहीं है। तो कहा गया नहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ अपना काम कर रहा है और जो वोटर आईडी है वो देश की नागरिकता का सबूत नहीं है। फिर देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, जिसको इंप्लीमेंट किया गया 2024 में। इसमें इसमें क्या हुआ था, जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहां से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज भाग के भारत में आए उनके लिए सिटीजनशिप को आसान बना दिया गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें उन्होंने असम अकॉर्ड को रिवाइज कर दिया। तो ये सब कुछ चल रहा था और उस कंटेक्स्ट में यह क्वेश्चन खड़ा होता है कि भारत का नागरिक आखिरकार है कौन। समझ गए? अब आप देखो संविधान के आर्टिकल 5 से 11, ये संविधान के जो आर्टिकल 5 से 11 हैं ये सिटीजनशिप से डील करते हैं। ये आर्टिकल्स ना उस समय बने थे जब देखो पार्टीशन नया नया हुआ था, तबाही काफी ज्यादा हुई थी। तो उस वक्त आर्टिकल 11 ने ना पार्लियामेंट को पावर दी थी। उस वक्त आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट को पावर दी थी कि सिटीजनशिप से संबंधित जो प्रोविजंस है आप रेगुलेट कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये जो पावर है जो पार्लियामेंट को दी गई है सिटीजनशिप को रेगुलेट करने की, क्या ये अनलिमिटेड है? राइटर अपनी तरफ से एक किस्सा बताते हैं। राइटर कहते हैं उस समय ना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ना पीएस देशमुख थे, एक संविधान सभा के मेंबर थे पीएस देशमुख। उन्होंने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया। उन्होंने ये बोला अमेंडमेंट में कि हर हिंदू और सिख बाय डिफॉल्ट भारत के नागरिक बन जाएं। समझ रहे हो? मतलब पीएस देशमुख ने ये बोला था कि सिटीजनशिप में ये सब ऐड करने की जरूरत ही नहीं है कि कौन कब पैदा हुआ, उनके पेरेंट्स भारतीय थे या नहीं थे। एक सिंपल प्रोविजन कर लो, हर हिंदू और सिख चाहे वो कहीं भी हो वो भारत का नागरिक होना चाहिए ऑटोमेटिकली। लेकिन इस चीज का विरोध किया, जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया। उन्होंने आइडिया को ना बेतुका बताया। और इवन जो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर है ना, उन्होंने भी सेकुलरिज्म को डिफेंड किया और कहा कि रिलीजन या फिर रेस के बेसिस पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। अल्टीमेटली देखो डॉक्टर अंबेडकर ने ना सेकुलर, रिलीजन, न्यूट्रल क्लॉज रखे थे सिटीजनशिप के लिए, और ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया कि जो हिंदू है या सिख है बाय डिफॉल्ट भारत का नागरिक है। सेकुलर का मतलब ये कि रिलीजन या फिर रेस के बेस पे सिटीजनशिप में भेदभाव नहीं होगा। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी सभी लोगों को।
चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी ओरिजिन का हो। और इम्प्लाइड लिमिट मतलब पार्लियामेंट की जो पावर है वैसे देखो ब्रॉड है सिटीजनशिप को रेगुलेट करने की, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट जो है वो कोर जो वैल्यूज है भारत की उन्हीं को इग्नोर करके सिटीजनशिप को रेगुलेट कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आसान भाषा में आपको बताऊं तो आर्टिकल 11 जो है वो पावर देता है पार्लियामेंट को सिटीजनशिप रेगुलेट करने की। अब वैसे देखो उसमें ना एक इम्प्लाइड लिमिटेशन है, मतलब छुपी हुई मर्यादा है। छुपी हुई मर्यादा ये है हमारा सेकुलरिज्म और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये छुपी हुई मर्यादा है आर्टिकल 11 में। और पार्लियामेंट के पास में अनलिमिटेड पावर नहीं है किसको रेगुलेट करने की, सिटीजनशिप को रेगुलेट करने की। इनिशियली देखो हमने ना जस्ट सोली यानी सिटीजनशिप बाय बर्थ या फिर सिटीजनशिप बाय सोइल को अपनाया। देखो 3 ईराज हैं सिटीजनशिप लॉज के हमारे देश में। पहला ईरा, पहला फेज आजादी के बाद 1955 में ना 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया, तो इनिशियली हमने अपनाया जस्ट सोली। इस एक्ट में देखो फोकस इस बात पे था कि जन्म कहां पे हुआ है, इंडिया में हुआ है या बाहर हुआ है, समझ गए। तो ये सिंपल इंक्लूसिव कंसेप्ट था जस्ट सोली, बर्थ ऑन सोइल, हमारे देश की धरती में जन्म हुआ है या नहीं हुआ है। फिर देखो धीरे धीरे सिटीजनशिप लॉज ना स्ट्रिक्ट होते गए। 1985 में आया जस्ट सेंगुनिस, मतलब ब्लड पे आधारित रिलेशनशिप। जो असम में बाहर से लोग आए थे ना उनके लिए कट ऑफ डेट बना दी गई कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल 1971 से पहले असम में आ गए थे तो भारत के नागरिक, अगर 71 से बाद में आए थे तो भारत के नागरिक नहीं। तो ये थोड़ा ब्लड रिलेशनशिप की तरफ सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा डाइवर्ट हो गया क्योंकि माइग्रेशन काफी ज्यादा हुआ था। ये देखो एंसेस्ट्री बिगन टू मैटर मोर देन बर्थ प्लेस, मतलब आपके माता पिता कहाँ के हैं ये ज्यादा मैटर करता था बजाय बर्थ प्लेस के। जैसे 1971 के बाद अगर मान लो कोई भारत में आया और उसके पेरेंट्स भारत के नहीं थे तो भाई वो भारत का नागरिक नहीं। समझ रहे हो, ये असम के केस की बात कर रहा हूं मैं। तो कहने का मतलब क्या, शुरू में सिटीजनशिप ज्यादा इंक्लाइंड था बर्थ के आधार पे कि देश में जन्म हुआ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे एंसेस्ट्री के आधार पे डाइवर्ट हो गया, मतलब आपके माता पिता भारत के हैं या नहीं। फिर 2003 में अमेंडमेंट आया, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देखो इसने ये बोला कि अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है लेकिन एक पेरेंट इलीगल माइग्रेंट है तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। समझ रहे हो, जन्म इंडिया में हुआ लेकिन दोनों में से एक जो पेरेंट है माता या पिता अगर वो इलीगल माइग्रेंट हैं तो फिर आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ना 2024 में असम अकॉर्ड के कट ऑफ डेट वाले प्रोविजन को ना अपहेल्ड किया। असम अकॉर्ड 1985 में हुआ था, उस समय असम में ना बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे थे तो स्टूडेंट्स ने काफी प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के बाद में काफी वहां पे इंस्टेबिलिटी हुई, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां की असम सरकार और जो स्टूडेंट काउंसिल थी सबने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था, ये असम अकॉर्ड, जिसमें सेक्शन 6A है। सेक्शन 6A ये बोलता है जैसे जो 1971 से पहले 1966 और 1971 के बीच में जो आए ना उनको सिटीजनशिप तो दी जाएगी लेकिन 10 साल तक वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जो 1971 के बाद बाहर से असम में आए उनको तो सिटीजनशिप भी नहीं मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को ना अपहेल्ड किया 2024 की जजमेंट में। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी बोल दिया कि पार्लियामेंट की ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर है सिटीजनशिप को रेगुलेट करने की, वो कुछ भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये जो इनका जजमेंट था ना सर्बानंद सोनोवाल 2005 का, जो सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट था इसे भी सही ठहराया कि भाई जो इलीगल माइग्रेशन है ना वो एक प्रकार से एक्सटर्नल एग्रेशन है, एक्सटर्नल एग्रेशन है और इससे बल्कि देश को खतरा है। तो ये बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सही भी है वैसे। और अब बिहार में जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था ना तो सुप्रीम कोर्ट ने ECI के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस को अलाउ कर दिया, लेकिन ये कह के कि भाई इलेक्शन कमीशन किसी की सिटीजनशिप नहीं पता कर सकता, अगर उससे किसी कुछ सिटीजनशिप पे डाउट हो गया कुछ भी है तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मामला भेज दे, खुद उसके पास में ये राइट नहीं है कि ये बोलना कि ये सिटीजन है या नहीं है।
वो मामला भेज सकती है किसको? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेज सकता है इलेक्शन कमीशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मई 2026 के फैसले में। अब कोर प्रॉब्लम बताते हैं राइटर। देखो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हाल ही के और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टेटमेंट, दोनों ने ना एक बड़ा चैलेंज क्रिएट कर दिया है। क्या? आप असम का एग्जांपल लीजिए, वहां लोगों को ना डी वोटर मार्क किया गया था जब वहां पे एनआरसी हुआ ना, या फिर यूं कहें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, तो जो डाउटफुल वोटर्स थे ना उनको डी वोटर मार्क किया गया। इन्हें ना फॉरनर ट्रिब्यूनल भेज दिया गया। रिजल्ट रिजल्ट भाई एक कभी ना खत्म होने वाला ब्यूरोक्रेटिक भूल भुलैया। इन्हें ना सिटीजन माना गया ना फॉरनर माना गया, लेकिन इनके जो राइट्स थे वो सस्पेंड हो गए। तो ये हुआ था असम में। पहले देखो स्टेट मानती थी कि आप सिटीजन हैं, अब आपको यह प्रूव करना पड़ता है कि मैं भाई इसी देश का नागरिक हूं। और प्रॉब्लम देखो ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट काफी नहीं है, तो फिर कोई प्रूव कैसे करे मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। इवन पासपोर्ट तक को यह कह दिया गया है, पासपोर्ट तक को यह कह दिया गया है कि यह सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है। तो मतलब ये तो बहुत ज्यादा चैलेंज आ जाएगा ना कि नागरिकों के ऊपर कि कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाएं भाई भारत का नागरिक अपने आप को साबित करने के लिए। जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड सिर्फ रेजिडेंस का प्रूफ है। वोटर आईडी है, वोटर आईडी ये सिर्फ प्रायर रजिस्ट्रेशन का प्रूफ है। पासपोर्ट ये सिर्फ ट्रेवल राइट का प्रूफ है। तो सिटीजनशिप का प्रूफ क्या है? अगर कुछ भी काफी नहीं है तो आम आदमी कहां जाएगा? समझ गए? कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं कि संविधान में ना जो पर्सनहुड है ना, पर्सनहुड मतलब इंसानियत, वो देखो सिटीजनशिप से ऊपर है हमारे देश के संविधान में। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 जो है वो इक्वलिटी से संबंधित है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी से संबंधित है। ये दोनों के लिए हैं, सिटीजन्स के लिए भी हैं और नॉन सिटीजन्स के लिए भी हैं। तो मतलब इंसानियत को सिटीजनशिप से ऊपर रखा गया है। और फेमस पॉलिटिकल फिलोसफर हन्ना आरेंट जो पीएसआईआर में हम पढ़ते हैं, उन्होंने सिटीजनशिप को लेके एक बात कही थी, राइट टू हैव राइट्स। सिटीजनशिप क्या है? अधिकार पाने का राइट्स है। सिटीजनशिप है तो आपको अधिकार मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते हैं। ये देखो साइड में अधिकार जैसे लीगल आइडेंटिटी, राइट टू वर्क, एक्सेस टू कोर्ट्स, पॉलिटिकल वॉइस, ये तभी मिलते हैं जब आपके पास में सिटीजनशिप है। अगर मान लो आपकी सिटीजनशिप छिन जाती है तो फिर आपसे भाई दुनिया छिन जाती है। और सिटीजनशिप सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं हो सकती कि वो गुम हो गया तो बस आपकी लाइफ खत्म। ये ह्यूमन डिग्निटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के ऊपर आधारित होनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था राइट टू वोट से संबंधित। मेंस का क्वेश्चन आपको दिखाना है, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। आज का क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया जापान रिलेशंस से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल डिस्कस करने से पहले 2-3 टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। एक तो FOIP, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, क्या मतलब है इसका? ये कंसेप्ट देखो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने दिया था। इनका असैसिनेशन हो गया था, मतलब इनको गोली मार दी गई थी। तो इसका फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का सीधा सीधा मतलब यह है कि इंडो पैसिफिक ओशन रीजन फ्री होना चाहिए। चाइना जैसे देशों की दादागिरी नहीं होनी चाहिए कि हम यहां से शिप नहीं गुजरने देंगे, यहां से नहीं गुजरने देंगे। समझ रहे हो? ट्रेड और जो शिप्स हैं वो फ्रीली मूव करें, ऐसा होना चाहिए इंडो एंड पैसिफिक रीजन। क्वेड आपको पता है, क्वेड तो 4 देशों का ग्रुप है, इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। अब कहने को कहते हैं कि ग्रुप के मेंबर्स की ये जो ग्रुप है वो पीस के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है, रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए है, लेकिन इनडायरेक्टली चाइना के लिए ही है ये ग्रुप। बिम्स्टेक 7 मेंबर्स का एक ग्रुप है, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। ये सार्क का अल्टरनेटिव है। सार्क में क्या है? इंडिया के पड़ोसी देश हैं, लेकिन पाकिस्तान की वजह से सार्क ठंडे बस्ते में चला गया, पाकिस्तान कुछ फैसला होने ही नहीं देता। तो ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव सार्क का अल्टरनेटिव है। एमडीए मतलब मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, समुद्र में क्या हो रहा है उसकी पूरी जानकारी रखना, ये मतलब होता है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का। मतलब कौन सी शिप कहां जा रही है, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, सब चीजों पे नजर रखना। तो ये थोड़ा सा बता दिया, अब आसानी से समझ में आएगा। होता क्या है देखो, जो सीनियर एस्पायरेंट्स हैं उनको तो चीजें पता होती है, उनका तो रिवाइज हो गया, लेकिन
एडिटोरियल डिस्कशन में नए नए एस्पायरेंट्स भी आते रहते हैं ना, तो उनको फिर आसानी होती है। तो देखो, आज ना दुनिया बहुत अनसर्टेनिटी से गुजर रही है। जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है। जैसे हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, यूएसए अब चाइना को एकोमोडेट करने के लिए तैयार है। पहले यूएस चाइना को दबाना चाहता था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि चाइना को हम नहीं दबा पाएंगे। आज के युग में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखो कितनी तेजी से हो रही है। एआई कितना तेजी से हर महीने हर दिन नया आ जाता है। हर देश अपने नए नए रास्ते ढूंढ रहा है, और इन सब का सबसे बड़ा कैटलिस्ट जानते हो एक कारण क्या है? मतलब दुनिया इतनी तेजी से क्यों बदल रही है, उसका एक मेजर रीजन ये भी है, चाइना की बढ़ती एग्रेसिवनेस। चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, इस वजह से दुनिया और ज्यादा तेजी से बदल रही है। और अब प्रॉब्लम क्या आई? देखो, एक तरफ यूएसए है। यूएसए क्वाड को लेके अब ज्यादा सीरियस नहीं लग रहा। पहले यूएस क्वाड को लेके बहुत सीरियस लग रहा था कि क्वाड की सहायता से हम चाइना का मुकाबला करेंगे, चाइना को दबाएंगे। लेकिन अब यूएस जो है इंडो पैसिफिक नाम से अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा खुद ही डाउटफुल हो गया। तो इसलिए जापान के प्रधानमंत्री, जिनको भी चाइना से खतरा है और इंडिया को भी चाइना से खतरा है, तो वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो दोनों देश पहले यूएसए के ऊपर थोड़ा रिलाय होने की कोशिश कर रहे थे कि यूएसए हमारी मदद करेगा चाइना से लड़ने के लिए। इसलिए वो क्वाड ग्रुप बनाया ही गया था चाइना के अगेंस्ट। लेकिन यूएस भाई अब चाइना से लड़ना ही नहीं चाहता। तो ये जापान के लिए भी दिक्कत है, इंडिया के लिए भी दिक्कत है। तो इसलिए कम से कम ये दोनों देश जो यूएसए से धोखा खाए हैं, ये अब आपस में मिलकर कोई रणनीति बना रहे हैं कि भाई क्या किया जाए। तो उन्होंने और इंडिया ने ना मिलके, जापान और इंडिया ने मिलके डिसाइड ये किया है कि अपना रास्ता हम खुद मजबूत करेंगे और यूएसए के ऊपर रिलाय नहीं होंगे। तो जापान और इंडिया ने ना एक अपडेटेड FOIP, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पोस्चर रिलीज किया है। इंडिया और जापान ने मिलके एक अपडेटेड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पोस्चर जो है वो रिलीज किया है। इसका मतलब यह है कि इंडिया और जापान अपने बायलेटरल टाइज को बचा कर रखेंगे। वो अपने रिश्तों को बाकी दुनिया के मल्टीलेटरल चेंजेस से अलग करेंगे। मतलब यूएसए के साथ क्या हो रहा है, किसी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। इंडिया और जापान कहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो सेम है, फ्री होना चाहिए, इंडो पैसिफिक रीजन ओपन होना चाहिए। अब आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो। जापान और इंडिया की फैक्ट्रीज का और इकोनॉमी का जो एनर्जी है वो कहां से आता है? मिडिल ईस्ट से आता है। ऑयल और गैस के बिना आपको पता है सब बंद हो जाएगा। लेकिन करंट प्रॉब्लम क्या है? करंट प्रॉब्लम ये है कि यूएस, इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट कभी बंद हो जाता है, कभी स्टार्ट हो जाता है। तो इस वार लाइक सिचुएशन में ना ऑयल टैंकर्स और शिप्स सेफ नहीं है। हमारे तो 3 सेलर्स की भी जान चली गई यूएस की वजह से। सेलर्स की जान को खतरा है। और गल्फ के नियरेस्ट एनर्जी सोर्स तक पहुंचना ना बहुत मुश्किल हो जा रहा है ऐसी वोलेटाइल सिचुएशन में। तो ये दिक्कत, दोनों की दिक्कत है, इंडिया की दिक्कत भी है, जापान की दिक्कत भी है। तो जापान के प्रधानमंत्री भारत आई ना, दोनों ने मिलकर 16 एग्रीमेंट साइन किए। 16 एग्रीमेंट्स कौन कौन से? जैसे जॉइंट स्टेटमेंट ऑन एनर्जी रिजिलियंस। एनर्जी रिजिलियंस मतलब एनर्जी शॉक को एब्जॉर्ब करना। जैसे ईरान ने मान लो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं कि भाई हमारे देश में कतई एलपीजी की कमी हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास में शॉक सहने की क्षमता होनी चाहिए। फिर बिल्ड ए मैरीटाइम एनर्जी ट्रांसपोर्ट वैल्यू चेन, सिक्योर ओशन रूट फ्रॉम गल्फ टू बोथ नेशंस। मतलब कि गल्फ से इंडिया और गल्फ से जापान तक एनर्जी आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके, इसके लिए व्यवस्था करना चाहते हैं दोनों देश। अब वो व्यवस्था कुछ भी हो सकती है, जैसे ईरान से बात करना, व्यवस्था ये हो सकती है ईरान यूएई का एक जो अल्टरनेटिव चैनल है जहां जो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करता है, उस पर रिलाय करना, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है डेवलप नेवल प्लेटफॉर्म्स जॉइंटली फॉर एस्कॉर्टेड एंड सर्विलियंस मिशंस। मतलब
ऐसे नेवल शिप्स डेवलप करना, नेवल प्लेटफॉर्म्स डेवलप करना जिनको एस्कोर्ट के लिए यूज किया जा सके। एस्कोर्ट के लिए मतलब जैसे जापान या इंडिया का शिप आ रहा है ऑयल वाला, उसको सुरक्षा देने के लिए यूज किया जा सके, या फिर ऐसे नेवल प्लेटफॉर्म्स को मिलकर डेवलप करना जिनका इस्तेमाल इंडियन ओशन में या फिर पैसिफिक रीजन में सर्विलियांस के लिए यूज किया जा सके। सर्विलियांस के लिए मतलब जैसे चाइना की कोई सबमरीन तो नहीं घूम रही है, चाइना को कोई नेवल शिप तो नहीं घूम रहा है, उस पर नजर रखने के लिए। फिर इनहेंस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, मैरीटाइम डोमेन की अवेयरनेस जो है वो उसे इंक्रीज करना ताकि ये पता रहे कौन सा शिप कहां से गुजर रहा है। तो ये कुछ ऐसे ऐसे 16 एग्रीमेंट हमने साइन किए हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े बड़े मुद्दे पे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ऑफ कोर्स चाइना। ज्वाइंट स्टेटमेंट में ना साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी की सिचुएशन पे ना सीरियस कंसर्न्स दिखाए गए हैं। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, जहां पे चाइना अपनी दादागिरी सबसे ज्यादा दिखाता है, वहां पे इन दोनों सी में, ईस्ट चाइना सी में और साउथ चाइना सी में, चाइना जो है वो दूसरे देशों के मैरीटाइम अधिकार जो है उनको वायलेट कर देता है। जैसे उन देशों के शिप्स को नहीं आने देता कि तुम यहां नहीं आओगे, ये मेरा पानी है, ये मेरा वाटर है, 9 डैश लाइन से लेफ्ट वाला जो सारा एरिया है वो मेरा है, जबकि चाइना का नहीं है वो एरिया। समझ गए? सबसे बड़ी बात, जैपनीज ऑफिशियल्स ने खुलेआम मीडिया में ताइवान इशू की बात की। उन्होंने बहुत असर्टिव ढंग से ये बोला कि ताइवान का जो इशू है वो पीसफुली सोल्व होना चाहिए। वैसे देखो जापान नॉर्मल डिप्लोमेसी में ना इतना खुल के बोलता कम है, तो ये इस बात का सबूत है कि इंडिया और जापान दोनों चाइना के एक्सपेंशनिस्ट नेचर को लेके ना परेशान हैं और क्लियर सिग्नल दे रहे हैं कि भाई हम दोनों एक पेज पे हैं। अगर चाइना की दादागिरी को रोकने की बात हो तो यूएस से तो पीछे हट गया, लेकिन हम दोनों अभी भी एक हैं। अपनी इस विजिट में ना जापान की प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट पे बहुत फोकस किया। मतलब वैसे देखो जापान बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है, लेकिन जापान के प्रधानमंत्री ने अपनी स्टेटमेंट में बिम्स्टेक को रेलेवेंट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन बताया, बे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करने के लिए। देखो बात सिंपल है, चाइना आपको पता है हमारे पड़ोसी देशों में इन्वेस्ट कर करके उनको अपनी साइड कर रहा है। तो इंडिया ने जापान को बोला कि यार हमारे सारे पड़ोसी देश ना चले जाएंगे चाइना के ग्रुप में, अपने को पड़ोसी देशों को पैसा देना पड़ेगा, यहां इन देशों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इंडिया ने जापान को बोला यार हमारे पास में देखो पैसे कम हैं, हम खुद धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में पैसा है, आप पैसा लगाओ हमारे पड़ोसी देशों में ताकि वो चाइना के ग्रुप में ना चले जाएं। अब देखो जैसे मटरबाड़ी पोर्ट है बांग्लादेश का, कोक्स बाजार बांग्लादेश में है, डेवलपर कौन है? जापान है। तो इंडिया के कहने पे जापान अब हमारे पड़ोसी देशों में इन्वेस्ट कर रहा है, तो मटरबारी पोर्ट जैसे बनाया है, जापान का विजन ये है ये जो मटरबारी पोर्ट है इसको या फिर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ना इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से जोड़ा जाए, और इससे क्या होगा, ये साउथ ईस्ट एशिया की पूरी सप्लाई चेन बन जाएगी। इंडिया से माल साउथ ईस्ट एशिया में आसानी से जा सकेगा, साउथ ईस्ट एशिया से माल इंडिया में आसानी से आ सकेगा। समझ गए? तो इसीलिए जापान का फोकस नॉर्थ ईस्ट पे, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे काफी ज्यादा है। इसके थ्रू वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया को आपस में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जो चाइना के अगेंस्ट अच्छे से लड़ सके और चाइना के ग्रुप में ना जाए। फिर लास्ट में अब बात आती है अपडेटेड FOIP की। देखो ओरिजिनल जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक प्लान था ये इन्विजन किया गया था शिंजो आबे के द्वारा 2007 में। उस समय उन्होंने बोला था शिंजो आबे ने, कन्फ्लुएंस ऑफ 2 सीज, मतलब 2 सीज का कन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। लेकिन फिर क्वाड बना, बट क्वाड अब ठंडे बस्ते में चला गया है, इसीलिए ये अपडेटेड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक निकल के आया है। जापान की प्रधानमंत्री की सोच के अनुसार, ये जो जापान की प्रधानमंत्री है ना अभी टकाइची, ये प्राग्मेटिक हैं। ये कहती हैं कि हम किसी मल्टीलेटरल ग्रुप में नहीं बंधेंगे, हम दो ही आपस में अपनी बात को उठाने के लिए काफी हैं, मिल के चाइना के अगेंस्ट काम करने के लिए काफी हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, रिंग फेंसिंग, बायलैटरल टाइज, अपडेटेड FOIP, जिसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। फिर ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है ये।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया नीड्स ए सेकंड होम फॉर एशियाटिक लायंस। इंडिया को ना एशियाटिक लायंस का दूसरा घर चाहिए। क्यों? आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में राइटर बोलते हैं, देखो एक टाइम ऐसा था जब एशियाटिक लायन ना मिडिल ईस्ट से लेके इंडिया तक फैले हुए थे, मतलब इस पूरे कॉरिडोर में मिलते थे। लेकिन बहुत ज्यादा शिकार हुआ एशियाटिक लायंस का, और अर्ली 20वीं शताब्दी में ना, अर्ली 20th सेंचुरी में एक डार्क फेस आया। इनकी पॉपुलेशन सिर्फ दर्जनों में रह गई थी, और ये गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही बचे थे थोड़े बहुत। फिर जूनागढ़ के जो नवाब थे ना, उन्होंने इनकी कंजर्वेशन स्टार्ट की, और आज रिजल्ट क्या है? एशियाटिक लायंस का कंजर्वेशन एक पूरे वर्ल्ड की जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है। आज लगभग देखो 891 एशियाटिक लायंस हैं, 891। तो देखो हमने ना कोशिश की और एक पूरी स्पीसीज को मिटने से बचा लिया। आप सोचोगे सर शेर तो बढ़ गए हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो ये है, बहुत बड़ा पॉलिसी फेलियर। क्या है पॉलिसी फेलियर? देखो हमारे पास ना शेरों की एक ही पॉपुलेशन है, उनका सिर्फ एक ही एड्रेस है, गिर लैंडस्केप। और देखो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1980s से वार्निंग दे रहा है कि भाई मतलब सिर्फ एक स्पीसीज है और एक ही घर है, कुछ भी गलत हुआ तो पूरी पॉपुलेशन मिट जाएगी। कभी भी आप ये चीज याद रखना कि एक ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड जो पॉपुलेशन होती है ना, मतलब एक ज्योग्राफी में रह रही है, पूरी तरह से आइसोलेटेड है, वो पॉपुलेशन भाई बहुत ज्यादा वल्नरेबल होती है। मान लो आप एक पल के लिए मान लो भयंकर फॉरेस्ट में आग लग जाती है, या कोई खतरनाक महामारी आ जाती है, या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, एक झटके में पूरी जो स्पीसीज है वो खत्म हो जाएगी। आप याद करो 2018 का साल, 2018 में ना गिर में एक खतरनाक बीमारी आई थी। मुझे याद है उस समय काफी सारे आर्टिकल्स आए थे। CDV 2018 के आर्टिकल्स तो पढ़े भी हैं, पिछले 10 साल की डिस्कशंस पढ़ी हैं यूट्यूब पे, तो मुझे याद है ये हमने डिस्कस किया था। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, ये वायरस निकल के आया था और इसने बहुत सारे एशियाटिक लायंस की जान ले ली थी, बहुत सारे शेर इन्फेक्ट हो गए थे। तो ये एक चेतावनी थी। उस समय भी यही बोला गया था कि भाई कोई दूसरा घर भी होना चाहिए, एक ही जगह पे इतने सारे सेम स्पीसीज के शेर रह रहे हैं, ठीक बात नहीं है। और देखो एक चीज आप याद रखना, कभी भी देखो डेंस पॉपुलेशन होती है ना, तो वहां बीमारी और तेजी से फैलती है। ये जो शेर रह रहे हैं एक ही जगह पे गिर में, इनमें ना जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम है, और इसे क्या बोलते हैं? इसे एक नाम भी बोलते हैं, बोटलनेक इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट मतलब इससे ना बीमारी का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? देखो एक दूसरा घर बनाया जाए, सीधा सीधा सॉल्यूशन ये है, और ज्योग्राफिकली सेपरेटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए। मतलब गिर में जो शेर रह रहे हैं वो सेपरेटेड होने चाहिए दूसरे शेरों से जो अलग जगह पे रह रहे हैं। और इस साइंटिफिक कंसेंसस को ना सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। 15 अप्रैल 2013 की बात है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये आदेश दिए थे कि जो गुजरात के गिर फॉरेस्ट है ना, यहां से कुछ शेर जो हैं वो कूनो नेशनल पार्क भेज दिए जाएं। कूनो नेशनल पार्क कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, जहां पे चीता इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पावरफुल बात बोली थी कि भाई शेरों का जो कंजर्वेशन है ना वो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के आधार पे होना चाहिए। देखो यहाँ पे ना थोड़ी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। जैसे गुजरात में है अभी ये गिर फॉरेस्ट, तो गुजरात की सरकार चाहती है कि नहीं नहीं ये हमारे ही राज्य में होने चाहिए, और गिर फॉरेस्ट इनके नाम से फेमस है, अगर कहीं और ये होंगे तो एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिक्स भी चलती है, समझ रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था भाई इकोलॉजी पे ध्यान ज्यादा दो, पॉलिटिक्स बीच में नहीं आनी चाहिए। एक सिंगल आपदा सब खत्म कर सकती है, इसलिए सेकंड पॉपुलेशन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि भाई जो ये एशियाटिक लायन है हमारी नेशनल हेरिटेज है, ये किसी एक स्टेट की, फॉर एग्जांपल गुजरात की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। फिर क्या हुआ? देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कूनो नेशनल पार्क को पूरी तरह से तैयार किया गया, वहां से गांव वालों को रिलोकेट भी किया गया ताकि एशियाटिक लायन लाए जाएंगे। हैबिटेट को रिस्टोर किया गया, मतलब वहां पे अच्छी खासी मात्रा में हिरन मिले,
और जो हैबिटेट है वो शेरों के हिसाब से हो, ये सब इंश्योर किया गया। लेकिन उस जजमेंट को आए देखो 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, क्या वहां पे शेर आए? नहीं आए, प्रोजेक्ट रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि गुजरात देखो लगातार कंसिस्टेंटली मना करता है। उन्होंने रिलोकेट करने से मना कर दिया। उन्होंने तर्क ये दिया कि हमने शेरों को बचाया है, तो ये उनकी अस्मिता यानी प्राइड का सवाल है, गुजरात की प्राइड का सवाल है। उन्होंने एमपी के हैबिटेट को, उन्होंने ये बोला कि एमपी का जो हैबिटेट है ना कुनो नेशनल पार्क, वो सुटेबल ही नहीं है एशियाटिक लायन के लिए। ये क्वेश्चन तक उठा दिए गए। तो देखो अभी ना पॉलिसी में रुकावट बनी हुई है, पैरालिसिस है पॉलिसी। साइंस, जुडिशरी और स्टेट पॉलिटिक्स आपस में टकरा रहे हैं। कूनो में शेर नहीं आए, लेकिन जैसे मैंने बताया चीता जरूर आ गए। नामीबिया से चीता लाए गए थे, उनको कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहां पे ना एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करने से पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। जब देखो बात नहीं बनी थी ना, जब गुजरात ने मध्य प्रदेश को शेर देने से मना कर दिया, तो 2020 में ना एक प्रोजेक्ट लायन लॉन्च हुआ था। इसमें नए हैबिटेट्स को एक्सप्लोर करने की बात कही थी कि चलो मान लिया कूनो नेशनल पार्क आपके हिसाब से ठीक नहीं है, तो नए हैबिटेट एक्सप्लोर करते हैं जहां पे शेरों को भेजा जा सके। तो गुजरात ने एक अल्टरनेटिव साइट प्रपोज की। उन्होंने बोला बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गुजरात ने बोला हम बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि बारडा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहां पे है? वो गुजरात में ही है। उनको लगा कि गुजरात में रहेंगे एशियाटिक लाइन, तो क्या दिक्कत है। लेकिन एक्सपर्ट्स इससे खुश नहीं है। जो बारडा है वो गिर के ना ठीक बगल में ही है। अगर एक आग लगी, एक वायरस आया, तो भाई वो दोनों जगह पे असर पड़ेगा, दोनों जगह पे असर करेगा, क्योंकि दोनों साथ साथ हैं। रिस्क डाइवर्सिफाई थोड़ी ना हुआ। दूसरा जो घर है ना वो सफिशिएंटली दूरी पे होना चाहिए ताकि डिजास्टर का असर दोनों पे ना पड़े। अब ये टर्म समझते हैं मेटा पॉपुलेशन। देखो मेटा पॉपुलेशन क्या भला है, सिंपल भाषा में समझते हैं। मेटा पॉपुलेशन का मतलब है पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशंस। जब एक बड़ी आबादी को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाए और ये टुकड़े अलग अलग हैबिटेट में होते हैं और इनके बीच थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है, इसे बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन। फिर से बताऊं, जब एक देखो बड़ी पॉपुलेशन को छोटे छोटे सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाए और अलग अलग ज्योग्राफिक हैबिटेट्स में रख दिया जाए और दोनों के बीच में आपस में लिमिटेड मूवमेंट हो, ज्यादा मूवमेंट ना हो, तो इसको बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन। फायदा क्या है? अगर देखो एक पॉकेट में एक जगह पे मान लो शिकार कम हो जाए या ड्रोट पड़ जाए या फिर कोई ऐसी इवेंट आ जाए जो नुकसान पहुंचा रहे, तो सिर्फ एक पॉकेट में उसका असर होगा, बाकी के शेर जो दूसरी जगह है वो तो सेफ रहेंगे ना। एक सिंगल साइट में सब कुछ वाइप आउट हो सकता है। मेटा पॉपुलेशन से स्पीसीज जो हैं वो रिजिलियंट बनती हैं। क्या बनती हैं? रिजिलियंट बनती हैं। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं कि इंडिया ना देखो एक पैराडॉक्स में जी रहा है। हमारी एक तरफ हमारी लायन पॉपुलेशन जो है वो फल फूल रही है, लेकिन इकोलॉजिकली वो अभी भी बहुत फ्रेजाइल है, नाजुक है। नंबर्स बढ़ाना वैसे तो देखो सक्सेस है, मान लिया कि नंबर्स बढ़ गए, लेकिन उनको बचा के रखना ये बहुत जरूरी है, ये एक सिक्योरिटी है। और मॉडर्न कंजर्वेशन का सबसे बड़ा रूल है, सिर्फ नंबर से सर्वाइवल सुनिश्चित नहीं होता, रिजिलियंस से होता है कि कल को कोई डिजास्टर आ गया तो हम उसको झेल लेंगे, ये जरूरी है। तो एक दूसरा घर बनाना शेरों के लिए ये ऑप्शन नहीं है, ये अब इकोलॉजी की जरूरत है, जिसे गुजरात की सरकार को जल्द से जल्द स्वीकार करना चाहिए और इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।